नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और है आपका पेपर 2। तो आज आपकी लाइव क्लासेस हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक चैनल से, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य किया करें। ओके। और आज का टॉपिक है सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। जैसा कि आप सबको पता है, आपका पेपर 2 है सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है वो सिलेबस देख लें, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। आपका सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग की आज पहली क्लास होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो जल्दी से लाइक शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक। अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है। आपकी टीचर आपके लिए इतना करती है तो लाइक तो ज़रूर किया करें, है ना। लाइक में आपका किया जाता है। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर भी किया करें, ग्रुप में शेयर करें, अपने क्लास में डिस्कस करें, है ना। कोई भी टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में बताइएगा मुझे। हम आप सभी के प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे, ठीक। प्रश्न आपका है सांख्यिकी का अर्थ। जी हाँ, सांख्यिकी का अर्थ। तो सांख्यिकी का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। सांख्यिकी किसे कहते हैं, जैसा कि आप स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों के परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करने तथा कुछ विशेषताओं को संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देता है। जी हाँ, जो सांख्यिकी होता है बच्चों, वह विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान है, ठीक। जो तथ्यों के परिमाणात्मक पक्ष का अध्ययन करने तथा जो तथ्य होते हैं उनके परिणाम जो प्राप्त होते हैं उनके पक्षों का अध्ययन करने तथा कुछ जो विशेषताएं होती हैं उनको संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देती है। यही आपका सांख्यिकी कहलाता है, ठीक। सांख्यिकी द्वारा ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिनसे विभिन्न दशाओं के बीच कार्य और कारण के संबंध को स्पष्ट करके एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, ठीक। यही आपका सांख्यिकी है। क्रॉक्सटन तथा कोडेन ने कहा, इन्होंने लिखा, ये याद कर लेना, हर वीडियो में हम अक्सर बताते हैं। अगर हम कोई भी परिभाषा पढ़ा रहे हैं, अर्थ पढ़ा रहे हैं, कहीं भी अगर राइटर का नाम आता है तो हमेशा बोलते हैं बच्चों अनुसार आप परिभाषा ये जरूर याद रखा करें। राइटर का नाम विशेष करके आप ज़रूर याद रख लिया करें, क्योंकि अगर आप परिभाषा याद रहती है, आप एक्सप्लेन करते हैं और मोटी हेडिंग में या कह सकते हैं आप इसे हाईलाइट करके लिखते हैं राइटर का नाम, जैसे यहाँ पे है, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको नंबर भी मिलता है, ठीक। तो आप सब याद रख लेना। क्या क्या है नाम? क्रॉक्सटन तथा कोडेन। इन्होंने कहा, लिखा है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ बताइए। तो अनुसंधान प्रतिवेदन क्या है, आइए जानते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं डॉक्टर DN श्रीवास्तव के अनुसार, इन्होंने कहा कि जब कोई अनुसंधानकर्ता एक समस्या विशेष पर अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लेता है, तब वह अपने इस किए गए अनुसंधान कार्यों पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर एक विवरण या रिपोर्ट लिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ होता है अनुसंधान की रिपोर्ट। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट देना ही अनुसंधान प्रतिवेदन कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्गीकरण के आधार पर वर्णन कीजिए कंप्यूटर एप्लीकेशन जो
आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक एंड कंप्यूटर अनुप्रयोग, अर्थात आप कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन का वर्गीकरण में करते हैं, सांख्यिकी के लिए भी करते हैं, कहीं पर गणना करना हुआ, कहीं पर कुछ है। आप इस समय आप जो देख रहे हैं ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ही है ना कहीं ये इंटरनेट से जुड़ा है। तो ये आप सबसे पहले जान लीजिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम आधार का वर्गीकरण या वर्गीकरण का आधार कह सकते हैं। ठीक, वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण के आधार का वर्णन कीजिए, तो आपका प्रश्न है। तो आइए जानते हैं वर्गीकरण के आधार के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, निम्न है। पहला है, सबसे पहले आप लाइक शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें। ठीक, तो पहला कह रहा है गुणात्मक आधार, जिसे हम क्वालिटेटिव बेसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव बेसिस में मीन्स होता है जो क्वालिटी आप होते हैं ना, क्वालिटेटिव अर्थात जो क्वालिटी है वो गुण है उसी के आधार पर बेसिस, बेसिस मीन्स आधार पर। ठीक, सामाजिक अनुसंधान में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह मात्रात्मक प्रकार के भी हो सकते हैं, होते हैं। ठीक, और गुणात्मक प्रकार के भी होते हैं। ओके, यह तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा ही किया जा सकता है ना, कि जा रही अध्ययन समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गुणात्मक तथ्य प्राप्त होने होंगे या मात्रात्मक तथ्य प्राप्त होंगे। ये जो रिसर्च करता होता है, आप देखिए ना, रिसर्च करता होगा जो किसी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहा है, उस रिसर्चकर्ता के द्वारा ही प्राप्त होगा कि वो जो प्राप्त कर रहा है तथ्य वो गुणात्मक तथ्य है या मात्रात्मक तथ्य होंगे। ठीक, कभी कभी एक ही अनुसंधान में कभी एक प्रकार के, कभी दूसरे प्रकार के और कभी दोनों प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। और गुणात्मक आंकड़ों का वर्गीकरण अनुसंधानकर्ता गुणात्मक आधार पर ही करता है, क्योंकि गुणात्मक आंकड़ों को अंकों में साधारण रूप से बदला नहीं जा सकता है, जबकि संकलित तथ्यों को उनके गुणों, लक्षणों आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, तथा यह वर्गीकरण का गुणात्मक आधार होता है। आधार के लिए विभिन्न धर्मों के आधार पर वर्गीकरण और साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण आदि आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है मात्रात्मक आधार। जी हाँ, वर्गीकरण के लिए ये आपकी मात्रात्मक आधार भी होती है। अभी आपने क्वालिटेटिव आधार पढ़ा, अब क्वांटिटेटिव आधार है, अर्थात उसकी क्वांटिटिव क्वांटी क्या है, मात्रा क्या है उसकी, है ना, क्वांटिटेटिव। जब अनुसंधान समस्या के अध्ययन से प्राप्त तथ्य संख्याओं से प्राप्त होने के सॉरी बच्चों, जब अनुसंधान समस्या के अध्ययन से प्राप्त तथ्य संख्याओं से प्राप्त होते हैं तो ऐसे तथ्यों का वर्गीकरण मात्रात्मक आधार पर किया जाता है। अर्थात जो अनुसंधान समस्या अध्ययन से प्राप्त तथ्य संख्याओं में प्राप्त होते हैं, किसमें, संख्या में, तो ऐसे तथ्यों का वर्गीकरण मात्रात्मक आधार पर किया जाता है। मात्रात्मक आधार पर किया गया वर्गीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए आय है आपका, आय मतलब आपकी इनकम, व्यय है आपका खर्च है, भार है, लंबाई है और आयु है आदि का मापन। ये सभी आप माप लेते हैं। अगर आप आय कहते हैं ना, आपके पास इतनी इनकम है, इतना पैसा है, तो ये आप एक मात्रा देते हैं, इतना है। व्यय जितना खर्च करते हैं आप इस को भी एक मात्रा के आधार पर करते हैं ना, कि इतना मात्रा होगा। गुण कैसे आप जानेंगे, अभी मैंने बताया गुणात्मक आधार पर जो उसकी परख की जाती है, गुणों को देखा जाता है कि उसमें क्या क्वालिटी है, कोई भी सामान ले रहे हैं तो ये उसके गुणात्मक आधार हुए। मात्रात्मक आधार वो हुए जो आप किसी भी कोई भी वस्तु है, आप कुछ भी है उसे एक मात्रा दे रहे हैं, इतना ये है, भार है ये 1 kg है, दाल 1 kg है और इस कपड़े की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, कुछ भी कहते हैं ना, तो ये आपका मात्रात्मक आधार पे आता है। ठीक, वर्गीकरण होता है। आदि का मापन संख्याओं के आधार पर होता है, अतः इनका वर्गीकरण भी क्या होता है, संख्या के आधार पर ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सामयिक आधार, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बेसिस।
इसमें क्या होता है, जब संकलित तथ्यों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तब यह वर्गीकरण सामयिक आधार पर किया गया वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण निश्चित समय अंतराल से किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद भारत की जनसंख्या के आंकड़े, है ना, ये सामयिक आकरण आधार होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये जनसंख्या आंकड़े, है ना, तो ये दर्शाए जाते हैं। यह जनसंख्या के आंकड़े एक एक वर्ष के अंतराल से वर्गीकृत किए जाते हैं, यही सामयिक आधार कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है भौगोलिक आधार, जिसे हम जियोग्राफिकल बेसिस कहते हैं। जब संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थान या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है तो उस प्रकार का वर्गीकरण भौगोलिक आधार वाला वर्गीकरण कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आता है सारणी निर्माण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। अभी आपको पता ही नहीं होगा सारणी क्या है ना, तो पहले जान लेते हैं। अगर हम सारणी बनाते हैं, मान लो कोई भी, आप अभी मैंने मात्रात्मक बताया ना, तो आप एक सारणी तैयार करेंगे किसी भी टॉपिक पर, पहले एक सारणी तैयार करेंगे। तो उस सारणी को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, जानते हैं। सारणी का शीर्षक क्या होगा, यहाँ पे जानते हैं। कोई भी सारणी बिना शीर्षक के नहीं होती है। जैसे अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, जब भी कोई सारणी बनाए उसे उसका शीर्षक अवश्य बनाना चाहिए। आप कोई भी सारणी तैयार कर रहे हैं तो पहले ये तो पता होना चाहिए किस पर, किस टॉपिक पर है ये सारणी, तो उसका एक शीर्षक बना लेना चाहिए। ठीक, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाए कि सारणी में क्या प्रदर्शित किया जाए। ठीक, आप सारणी तैयार कर रहे हैं तो आपको अगर शीर्षक पता हो जाएगा तो उसी आधार पर से जो है सारणी तैयार कर लेंगे। ठीक, सारणी का शीर्षक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए कि स्पष्टता ना आ सके। ठीक, स्तंभों का आधार, सारणी तैयार करते समय हमें स्तंभों का आकार भी जानना चाहिए, क्योंकि सारणी के कागज के अनुसार होना चाहिए। इसके स्तंभ जहाँ तक हो सके एक ही पेज पर समाप्त हो जाने वाले होने चाहिए। सारणी के स्तंभों की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि स्तंभों के बीच संपूर्ण आंकड़े और सारणी स्पष्ट दिखाई दे। अनुशीर्षक, जिसे हम कैप्शन बोलते हैं, कैप्शन में क्या होता है, प्रत्येक स्तंभ जो होते हैं, कॉलम होते हैं, का जो शीर्षक होता है उसे उपशीर्षक या अनुशीर्षक कहते हैं। यह बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। इसे बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सारणी जटिल न दिखाई दे, उसमें स्पष्टता का गुण दिखाई दे। नेक्स्ट आता है पंक्तियों में सूचना लिखना। जी हाँ, राइटिंग इन रॉस, तथ्यों या आंकड़ों को पंक्तियों में उनके अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है। इन्हीं वर्णमाला के क्रम में के अनुसार भी लिखा जा सकता है और सूचना तथा तथ्यों के महत्व के क्रम के अनुसार भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आता है स्तंभों का क्रम। जी हाँ, स्तंभों का क्रम क्या होता है, स्तंभ बनाने के भी वही नियम होते हैं जो पंक्तियाँ बनाने और लिखने के होते हैं। स्तंभ मनमाने ढंग से न बनाकर तथ्यों के महत्व के हिसाब से बनाने चाहिए अथवा वर्णमाला क्रम के अनुसार बनाना चाहिए। तुलना किए जाने वाले आंकड़ों को पास पास रखना चाहिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जल्दी से करिए। स्तंभों का विभाजन, डिवीजन ऑफ कॉलम। स्तंभों का विभाजन सारणियों में कई बार करना आवश्यक होता है। जब स्तंभों का विभाजन करना है तो कॉलम का भी विभाजन कर देना चाहिए, जिससे वर्ग एक दूसरे से सरलतापूर्वक पृथक किए जा सके। इसके लिए पतली मोटी रेखाओं का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, 7 है योग, जिसे टोटल कहते हैं। सारणी की अंतिम पंक्ति के में योग किया जाता है। प्रत्येक कॉलम का योग आवश्यक नहीं है। योग उन्हीं स्तंभों का किया जाना चाहिए जिनका योग गणनाओं के लिए आवश्यक है अथवा योग करने से तालिका में स्पष्टता आती है। नेक्स्ट आता है सारणी बनाने के लिए टिप्पणियाँ भी जरूरी है, नोट्स भी जरूरी है, क्योंकि टिप्पणियाँ हमेशा तालिका के नीचे लिखी जाती हैं। टिप्पणियाँ नीचे वहाँ लिखी जाती हैं जहाँ तालिका समाप्त होती है और इन टिप्पणियों में सूचनाओं के स्रोत, सार्थकता स्तर
विशिष्ट अपवाद आदि लिखे जाते हैं। जब टिप्पणी किसी विशिष्ट तथ्य के संबंध में हो तो तारक चिन्ह बनाकर टिप्पणी लिखनी चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।